नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, बुरहान विश्वविद्यालय, चाईबासा। मैं आज ये वीडियो स्नातकोत्तर हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए लेकर आई हूँ। द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को मैंने पिछले के वीडियो में काव्य लक्षणों के बारे में बताया था। संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, हिंदी आचार्यों द्वारा निर्धारित 2 काव्य लक्षण थे। उसके बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में विचार विमर्श किया था। अब आज के वीडियो में हम पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य के जो लक्षण बताए हैं उस पर हम पढ़ेंगे कि आखिरकार पाश्चात्य के जो विद्वान थे उन्होंने काव्य को किस प्रकार परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है। तो पाश्चात्य काव्य लक्षणों पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए मतों को यहाँ पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, अर्थात कवि का कार्य कला काव्य है। अब अगर इस लक्षण पर हम ध्यान दें तो ये काव्य लक्षण अस्पष्ट है। अब इस काव्य लक्षण के अनुसार सबसे पहले कवि को समझा जाए, उसके बाद उसके कार्य को काव्य कहा जाए। तो ये परिभाषा जो है वो मान्य नहीं है। इसके पश्चात ड्राइडन ने जो परिभाषा दी है उस पर थोड़ा विचार करें। उन्होंने कहा है, पोएट्री इज एंटिक्यूलेट म्यूजिक, अर्थात कवि के साहचर्य से जो कविता है वो स्पष्ट संगीत है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अनेक गीत जो गाए जाते हैं लेकिन वो सभी तो काव्य की विशेषताएं नहीं रखते हैं, तो क्या उन सभी को काव्य मान लिया जाना चाहिए? संगीत कविता का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन संगीत को हम काव्य के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ना ही वो काव्य का एक अनिवार्य तत्व बन सकता है कि यदि किसी काव्य में संगीत नहीं है तो वो काव्य सही नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। संगीत केवल सुनने की वस्तु होती है, जबकि कविता अध्ययन, पठन और मनन से भी आनंद की प्राप्ति होती है। अतः इस दृष्टि में यह परिभाषा अमान्य है। इसके पश्चात प्रसिद्ध कवि कॉलरिज की परिभाषा को देखें तो उन्होंने क्या लिखा है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। अब यहां भी एक प्रश्न उठता है कि सर्वोत्तम शब्द कौन है और उसका सर्वोत्तम क्रम क्या है। अगर सर्वोत्तम शब्द पर विचार करें तो जो सबसे उत्तम अर्थ देने वाले होते हैं, जैसे स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, ये सारे शब्द उत्तम होने चाहिए। ऐसी दशा में जो शब्द उत्तम अर्थ नहीं देते हैं, जैसे मृत्यु, कीचड़, नर्क, ये सारे शब्द बुरे हैं और उन्हें तब काव्य के क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए। पर काव्य के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो इन शब्दों का और इनके पर्यायों का उत्तम व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि इस पे उदाहरण स्वरूप एक कविता की पहली पंक्ति है, जैसा थॉमस ग्रे ने लिखा है, एलेजी जो कि एक शोक गीत है, उसकी पहली ही पंक्ति में उन्होंने लिखा है,
द कर्फ्यू फॉलोज द कैनल ऑफ पार्टिंग डे। अब इस वाक्य में देखें तो कैनल, पार्टिंग आदि शब्द तथा बेनी की एक पंक्ति है। मीचू तो भली है पैना कीच लखनऊ फमी। तो बेनी की जो ये पंक्ति है, इसमें मीचू और जो कीच शब्द है ये भी सर्वोत्तम नहीं कही जा सकते हैं, पर ये शब्द जो है इन पंक्तियों की जान है। अगर इन शब्दों को बाहर निकाल दिया जाए तो इन पंक्तियों में कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए यह परिभाषा भी उपयुक्त नहीं है। ऐसा क्रम कभी दूसरा क्रम काव्य की पंक्ति में बन जाता है, इसलिए यह लक्षण अस्पष्ट है और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करता है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ का विचार है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उत्प्रेरक स्रोत शांति के समय में स्मृति मनोवेगों से फूटता है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। It takes its origin from emotions recollected in tranquility। यह वर्ड्सवर्थ की परिभाषा है। वर्ड्सवर्थ द्वारा दी गई यह परिभाषा अत्यंत तथ्यपूर्ण है, क्योंकि यह भाव की अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। लेकिन इस लक्षण से भी आपत्ति उठाई जा सकती है। शांति के समय भी सभी अपने मनोवेगों का स्मरण करते हैं और अपने प्रबल भावों को भी प्रकट करते हैं, तो क्या वो सब काव्य हो जाते हैं? यहाँ पर अभिव्यक्ति कला और उसके प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया है। सभी अपने अपने सुख दुखपूर्ण क्षणों को स्मरण करके हंसते और रोते हैं, पर यह उल्लास और विलाप सदैव कविता नहीं हो जाता है। कविता के लिए उस सहज अभिव्यक्ति में सौंदर्य, संयम और प्रभाव की आवश्यकता है, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल से युक्त कवियों की काव्याभिव्यक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर स्पष्ट हुई है। मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है, बल्कि मनोवेग जब अनुभूति और भाव बन जाते हैं तब कवि स्मरण करके प्रबलता से उठे हुए भावोद्रेक को प्रकट करता है, जो काव्य होता है। कहा भी गया है, भाव स्मरण रस, यानी भावों का स्मृत रूप आनंदमयी होता है और उसकी प्रतिभा संपन्न कवियों द्वारा अभिव्यक्ति जो है वो कविता बन जाती है। अब यदि कवि शैली की परिभाषा पर विचार करें तो उन्होंने लिखा है, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीनेस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीनेस्ट एंड बेस्ट माइंड। ये परिभाषा शैली जी की है, अर्थात सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्व सुखपूर्ण क्षणों के लेख जो है, क्षणों का लेख कविता है। यहां पर भी शंका उठती है कि सबसे सुखी और सबसे उत्तम मनों को परखने की कसौटी क्या है? दूसरे उनके सर्वोत्तम और सबसे सुखी क्षण कौन होते हैं? और क्या उनके लेख सदैव कविता होगी? यह भी संदिग्ध है। सुखपूर्ण क्षणों से अधिक काव्य के बीज जो है वो तो विषादपूर्ण क्षणों में उगते हैं, जैसा कि शैली का ही विचार है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट फेल ऑफ सैडेस्ट थ्रो, यानी कि हमारा सबसे मधुर गान में है जिसमें विषादपूर्ण विचार व्यक्त किए जाते हैं। अतः ऊपर की जो परिभाषा है वो भी भावुकता से परिपूर्ण है। काव्य को लेख कहना उचित नहीं है,
क्योंकि उसमें कल्पना और भावों से पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, तटस्थ लेखा नहीं। यदि हम सुखी क्षणों को लेखा ही काव्य माने तो करुणापूर्ण काव्य को कहां रखा जाएगा? और जिसके लिए भावभूति का आग्रह है, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदांत। इसके पश्चात एवरक्राम्बी ने काव्य की जो परिभाषा दी है वो अत्यंत संक्षिप्त, सारगर्भित और आदर्श है। उनके अनुसार काव्य भाषा के माध्यम से प्रेषणीय अनुभूति है, अर्थात काव्य एक अनुभूति है और वह अनुभूति प्रेषणीय भी है। हंसना, रोना भी अनुभूतियां होती है और साथ ही साथ वो प्रेषणीय भी है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जो है वो सांकेतिक है, शाब्दिक नहीं है, इसलिए यह काव्य नहीं है। इसी प्रकार रेलवे की समय सारणी में प्रेषणीयता तो होती है, क्योंकि सारणी का निर्माता अपने विचारों को अपने पाठकों तक पहुंचा देता है, लेकिन वो मात्र विचार है, अनुभूति या संवेदना नहीं। इसलिए इस सारणी को काव्य नहीं कहा जा सकता। काव्य में इस प्रकार का चित्रण नहीं होता है जैसा कि फोटो कैमरे में होता है। कवि वस्तु वर्णन की अपेक्षा उससे उत्पन्न भाव और प्रभाव का वर्णन करता है, अतः काव्य अनुभूति की शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा एक पाश्चात्य समीक्षकों की जो आती है वो है मैथ्यू आर्नल्ड की। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। इस लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, परंतु यह कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता। जीवन की समीक्षा साहित्य के और भी रूपों में हो सकती है, कविता में ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यह आर्नल्ड के नीची काव्यादर्श का संकेत करने वाली ही युक्ति है। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक थे जॉनसन। जॉनसन ने कविता को उस कला के रूप में स्वीकार किया है जो कल्पना की सहायता से मुक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। उन्होंने कहा है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटी प्लेजर विथ ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। ये इनकी काव्य परिभाषा है। इस परिभाषा में डॉक्टर जॉनसन ने काव्य का प्रधान स्वरूप स्पष्ट किया है। सत्य के प्रकाश में आनंद का समावेश रमणीयता एवं रोचकता का संकेत है, और कल्पना का तो इस प्रकार के काव्य में प्रमुख हाथ ही रहता है। युक्ति संगत होना सत्य के रूप का आधार है। वास्तविकता का आभास और विश्वसनीयता कविता के प्रभावशाली होने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और ऐसी दशा में यदि विचार किया जाए तो डॉक्टर जॉनसन की ये धारणा जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परंतु इस कविता में कलात्मक पक्ष पर ही अधिक जोर दिया गया है। वास्तव में अधिकांश पाश्चात्य विचारकों ने अब कविता को काव्य के कला के रूप में ही देखा है। यद्यपि कला चमत्कारिकता के संकीर्ण अर्थ में न होकर व्यापक अर्थ में देखी गई है। कला के ही रूप से कविता की बड़ी पूर्ण परिभाषा अंग्रेजी के चैम्बर कोश में इस प्रकार दी हुई है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन इन मेलोडियस वर्ड which are the creation of imaginations and feeling। ऐसा कहा गया है चैम्बर्स डिक्शनरी में, मतलब चैम्बर्स कोश में। इस प्रकार परिभाषा जो है वो दी गई है, अर्थात कल्पना
और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की जो कला है वो कविता है। इस परिभाषा को देखें तो इसमें काव्य के समस्त तत्वों का उल्लेख हुआ है। काव्य के भीतर अभिव्यंजना कौशल रहता है, साथ ही कल्पना और अनुभूति तथा विचार तत्व भी काव्य में आवश्यक है। केवल इस परिभाषा में एक दोष है और वो दोष है अव्याप्ति का। काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदैव संगीतमय मधुर शब्दों के रूप में ही हो। काव्य में पुरुषावृत्ति भी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वीरता, क्रोध, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं। अतः कविता के लिए मधुर से अधिक लयात्मक एवं प्रभावकारी शब्द आवश्यक है, पर यह पद काव्य की विशेषता है, गद्य काव्य के लिए नहीं। कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचार काव्य के गंभीर तत्व और कवि की मौलिकता को वो पूर्ण स्पष्ट नहीं करता। अतएव हम डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा का भाव उपयुक्त लक्षण के साथ जोड़कर निष्कर्षतः कह सकते हैं, काव्य कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की कला काव्य है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काव्य वह काव्य की कला है और उसका कलात्मक पक्ष मात्र है, वो पूरा काव्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आलोचकों ने, साहित्यकारों ने, पाश्चात्य समीक्षकों ने, संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने अनुसार काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं, पर फिर भी इतने सारे काव्य लक्षणों पर विचार विमर्श करने के बाद भी एक सर्वनिष्ठ परिभाषा जो है काव्य की, वो अब तक कोई नहीं दे पाया है, क्योंकि काव्य को किसी परिभाषा में बांधना एक बहुत ही असंभव कार्य प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी काव्य के कुछ न कुछ अंश सभी आलोचकों के, समीक्षकों के या फिर आचार्यों के लक्षणों में हमें देखने को ही मिलते। पूर्णता नहीं, लेकिन हाँ, अंशतः उनमें कुछ न कुछ काव्य के अंश जरूर ही विद्यमान है। तो अब तक हमने संस्कृत के आचार्यों, हिंदी के आचार्य और पाश्चात्य आचार्यों के काव्य लक्षण से संबंधित जो भी विचार थे वो हमने यहाँ पर अपने 3 वीडियो में हमने देखे हैं, और इसको देखने के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि कविता कामनी काव्य को किसी परिभाषा में बांधना अत्यंत ही मुश्किल है। तो भी इसके प्रयास आदिकाल से लेकर अब तक हो रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। धन्यवाद।